Assalamualaikum students. Hope so you all will be fine. Today we will discuss about cell membrane. So we know that all organisms are made up of one or more cells, and cell membrane is the main component of cell. We can say that without cell membrane life is impossible. अब जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स में आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग इन एनिमल सेल्स, जबकि प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स में जो है ये सेकंड मोस्ट कवरिंग है। सेकंड मोस्ट कवरिंग प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल वॉल होती है। अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ पे शो करूं तो ये हमारे पास सेल है, ये एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल्स की ये आउटर कवरिंग, ये जो कवरिंग नजर आ रही है, इसको मैं सेल मेम्ब्रेन का नेम देता हूं। और अगर मैं प्लांट सेल की बात करता हूं तो प्लांट सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। तो इससे शो हुआ कि इस एनिमल सेल के अंदर आउटर कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर आउटर कवरिंग सेल वॉल है, सेकंड कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद में इसकी कंपोजिशन की अगर बात करूं, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन कि ये किस चीज से बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन जो है ये 60 to 80%, लिपिड्स 20 to 40% और कार्बोहाइड्रेट्स के स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं 2 to 10% जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कंपोजिशन के बाद हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले जो स्ट्रक्चर सामने आया था वो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में यह था कि लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, के दो प्रोटीन की लेयर्स हैं, उनमें लिपिड की बाइलेयर जो है वो सैंडविच है। मैं यहां पे शो करता हूं, ये प्रोटीन की लेयर है और ये भी प्रोटीन की लेयर है, दो लेयर्स हैं प्रोटीन्स की। अब इन प्रोटीन्स की लेयर्स में लिपिड जो है वो सैंडविच टाइप है, ऐसे। तो ये भी मेरे पास क्या था, प्रोटीन की लेयर थी, और ये वाली लेयर भी क्या है, प्रोटीन की है। तो ये सेंटर में क्या है, लिपिड्स हैं। तो ये मॉडल शो करता है कि प्रोटीन्स में जो है ना लिपिड सैंडविच टाइप के होते हैं, दो आउटर और इनर साइड पे प्रोटीन्स होती हैं, जबकि उनके अंदर क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है। अब क्योंकि फिर इसके बाद एक और मॉडल आया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको एक्सेप्टेबल समझा गया था, क्योंकि पहले जो है वो इतनी स्पेसिफिकेशंस नहीं थी, एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स नहीं थी, टेक्निक्स नहीं थी, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर सामने आया था। लेकिन फर्दर मॉडिफिकेशंस के बाद एक और स्ट्रक्चर सामने आया जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल हाईली सपोर्टिव है, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था जब ये मॉडल जो है वो सामने आया था। तो
इस मॉडल के मुताबिक ये टोटली इससे स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है। इसने कहा था कि लिपिड बाइलेयर जो है वो सैंडविच्ड होती है, जबकि ये कहता है कि लिपिड बाइलेयर जो है वो सैंडविच नहीं होती, बल्कि प्रोटीन्स जो है वो लिपिड्स में एम्बेडेड होती हैं। तो यहाँ पे मैं ये लिपिड्स शो कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास लिपिड्स हैं, जबकि प्रोटीन्स क्या होती है वो इन लिपिड्स मॉलिक्यूल्स में एम्बेडेड होती हैं। ऐसे। और प्रोटीन्स जो है वो अटैच्ड होती हैं अपर साइड ऑफ द लिपिड्स या अपर साइड ऑफ द प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पे भी इनके साथ अपर साइड पे अटैच होती हैं। इन प्रोटीन्स को पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स। और कुछ प्रोटीन्स जो है जो लिपिड्स में एम्बेडेड होती हैं उन प्रोटीन्स को इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। इंट्रिंसिक भी कहा जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स भी कहा जाता है इनको। तो ये स्ट्रक्चर था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। तो ये टोटली डिफरेंट है इस स्ट्रक्चर्स के साथ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से। इसमें उन्होंने कहा था कि लिपिड जो है वो सैंडविच है, बल्कि यहाँ पे क्या है कि प्रोटीन्स जो है वो लिपिड में एम्बेडेड होती है, ना कि लिपिड सैंडविच है। इसके अलावा प्रोटीन्स भी अटैच भी होती हैं जिनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, और जो एम्बेडेड होती हैं उनको इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी लिपिड्स के साथ अटैच्ड होते हैं, इनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। अब जबकि ये स्ट्रक्चर हमारे पास लिपिड का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह कुछ नजर आ रहा है। अगर हम लिपिड का स्ट्रक्चर देखें तो यानी कि उसका हेड रीजन है और टेल रीजन है। लिपिड के स्ट्रक्चर में हेड और टेल रीजन। हेड रीजन जो होता है ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, जबकि टेल रीजन जो है ये हाइड्रोफोबिक है। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर लवर, वाटर अट्रैक्टिव, जबकि हाइड्रोफोबिक के ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि ये वाला रीजन्स और ये वाला रीजन जो ये वाटर लवर है, जबकि ये सेंट्रल वाला रीजन के ये वाटर हेटर है, ये वाटर को रिपेल करता है। अब इसके बाद हम फंक्शंस की बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये कुछ चीजों को अलाउ करती है सेल में एंटर होने से, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती। यानी कि उन चीजों को अलाउ करेगी जिनकी सेल को जरूरत होगी, उनको अलाउ नहीं करेगी जिनकी सेल को जरूरत नहीं होगी। इसके एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे स्कूल में कीपर बैठा था, गेट कीपर, उन बच्चों को अलाउ करेगा जिनके पास स्कूल का कार्ड यूनिफॉर्म होगा, वो उनको स्कूल में एंटर होने देगा। और जिन बच्चों के पास कार्ड या यूनिफॉर्म नहीं है वो उनको अलाउ नहीं करेगा स्कूल में एंटर होने के लिए। तो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन भी यही होता है कि जिन चीजों की सेल को जरूरत होती है उन्हीं को अलाउ करेगा, और जिन चीजों को सेल की जरूरत नहीं होगी उनको अलाउ नहीं करेगी। तो इस वजह से इसको सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि वो इजीली पास हो जाते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जो इजीली पास नहीं हो पाते। अब जो मॉलिक्यूल्स इजीली पास हो जाते हैं उनमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके अलावा लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो ये चार मॉलिक्यूल्स हैं ये आसानी से पास हो जाते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन में डिफिकल्टी होती है जिनको पास होने में, वो लार्ज आयंस होते हैं और लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं।
इनको पास होने में डिफिकल्टी महसूस होती है। तो अब इनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो दो मेथड्स के थ्रू होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये दो मेथड्स हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने में एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, लेकिन जब लो से हाई की तरफ मूवमेंट होगी तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी और वो एनर्जी जो है यूज करते हैं एटीपी की फॉर्म में। अब नेक्स्ट सेल के अंदर फागोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस का अमल होता है, तो उसमें दो टर्म्स हम यूज करते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि मटेरियल जो है वो सेल के अंदर जाता है और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल से बाहर मूवमेंट होती है मटेरियल की। अब फर्स्ट में ये हमारे पास सेल था, तो ये मटेरियल है जिसने सेल के अंदर जाना है, तो इनसाइड द सेल ये मूव करेगा और यहां पे आके सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा। जब बाइंड करेगा तो सेल मेम्ब्रेन जो ये इनवेजिनेट होती है, इस तरह हो जाएगी, तो वो मटेरियल जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है और फिर क्या होता है कि मटेरियल इनसाइड द सेल आ जाता है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा जुड़ जाती है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन लिविंग पोर्शन होता है सेल का। तो इस तरह की मूवमेंट को हम एंडोसाइटोसिस का नाम देंगे। अब इसमें फर्दर दो वर्ड यूज हुए। अब मैंने कहा कि मटेरियल जो है वो सेल के अंदर गया है। अब कौन सा मटेरियल गया है, वो सॉलिड फॉर्म में एंटर हुई है या लिक्विड फॉर्म में हुआ है? अगर तो सॉलिड मटेरियल एंटर हुआ है तो इसे हम फैगोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर एंटर हुआ तो उसे हम पिनोसाइटोसिस का नाम देंगे। और दूसरी टर्म होती है एक्सोसाइटोसिस, इसमें मटेरियल की मूवमेंट होती है आउटसाइड द सेल, यहां से मटेरियल जो है वो सेल से बाहर आ जाता है। थैंक यू सो मच।